रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। क्या आप पहले से मौजूद OCR ऐप से संतुष्ट नहीं हैं? क्या टेबल्स और मैथमेटिक कंटेंट आपके लिए एक्सेसिबल फॉर्मेट में उपलब्ध नहीं था? क्या आप वीडियोस में मौजूद ट्रांसक्रिप्शन और टेक्स्ट को एक्सेसिबल फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं? या क्या आप कुछ सीखना या अपनी प्रतिभा का विकास करना चाहते हैं? आज ही डाउनलोड करें iSTEM ऐप। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर में जाएं और टाइप करें i-STEM। iSTEM पोर्टल को अपने वेब ब्राउजर पर इस्तेमाल करने के लिए अपने वेब ब्राउजर में जाएं और टाइप करें portal.istemai.com portal.istemai.com। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन और आपने सुनना शुरू कर दिया रेडियो उड़ान पर आरपीडी एक्ट पर जो हमारी स्पेशल सीरीज चल रही है। आज हम चैप्टर 7 और चैप्टर 8 से डील करेंगे। आप सबको ये बता दूं कि डिसेबिलिटी में आज की डेट में जो सबसे बर्निंग इशू है वो है एक्सेसिबिलिटी। तो चैप्टर 8 में एक्सेसिबिलिटी की फुल डिटेल आपको मिलेगी और ये हम सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 7 जो है वो स्पेशल प्रोविजंस फॉर पर्सन्स विद हाई सपोर्ट नीड है, उसके बीच एक ही सेक्शन है, तो इसलिए हम चैप्टर 8 को भी इसी में इंक्लूड करेंगे। लेकिन चैप्टर 8 हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एडवोकेसी कर रहे हैं तब भी, अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे, सिर्फ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपका फीडबैक आ रहा है वो लाजवाब है। थैंक यू सो मच। मैं हालांकि एक्सपेक्टेशन और करता हूं कि ये और ज्यादा लोग सुने। बहुत सारे लोग रेडियो पे सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये ज्यादा से ज्यादा लोग सुने, क्योंकि इसको सुने बिना ना तो आप खुद एम्पावर हो सकते हो और ना ही आप किसी को एम्पावर कर सकते हो। जिस तरह से हमारे धर्म की कोई ना कोई रिलीजियस टेक्स्ट होता है, उसी तरह डिसेबिलिटी समाज का ये टेक्स्ट है और ये सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। ये सोच के मत सुनिए कि दानिश कर रहा है या रेडियो उड़ान कर रहा है, कोई भी कर रहा हो, लेकिन आपको इसके बारे में नॉलेज जरूर होनी चाहिए। हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं अन्नावरम सर। अन्नावरम सर सोशियोलॉजिस्ट हैं, डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है हैदराबाद यूनिवर्सिटी में और एकेडमिकली अपना प्रोस्पेक्टिव रखते हैं डिसेबिलिटी डिस्कोर्स में। अन्नावरम सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू वेरी मच दानिश जी, और रेडियो श्रोताओं को भी। तो अन्नावरम सर, सेक्शन 38 चैप्टर 6 एक ही सेक्शन है। थोड़ा सा बताएं कि पर्सन्स विद हाई सपोर्ट नीड की स्पेशल प्रोविजंस की बात हो रही है, सेक्शन सिर्फ एक ही, ऐसा क्यों और क्या है इसमें खास? आई थिंक श्रोताओं ने फिर आपको याद दिला दें कि इसके बारे में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज विद हाई सपोर्ट नीड्स के बारे में डेफिनेशन सेक्शन में बात हुई थी। इसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के अलावा और एक सेक्शन था, एक स्पेसिफिक डेफिनेशन था, वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैविंग हाई सपोर्ट नीड्स। ये सेक्शन क्लॉज टी ऑफ सेक्शन 2 में इसकी डेफिनेशन है। उसके बारे में बात किए थे उससे पहले। अगर पहली एपिसोड में अगर आप इसके बारे में बेसिक डिटेल्स जानना चाहेंगे तो वह एपिसोड पहला एपिसोड सुनिएगा। यू विल हैव अ fair idea of what persons with high support needs means। तो एक यहाँ पे मुझे क्वेश्चन भी आया था कि आपने बताया था कि पर्सन्स विद हाई सपोर्ट नीड वो होते हैं जो अपना डेली का काम नहीं कर सकते, जैसे नहाना, जो खुद का भी काम होता है, जैसे ब्रश करना, नहाना, पानी का गिलास उठाना इत्यादि। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने एक्ट पढ़ा, उसमें कहीं भी ऐसा कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। You're right, that's true। एक्ट में ये आपको कहीं, जो मैंने इंटरप्रिटेशन दिया था, वो जो अपने पास प्रैक्टिकली जो होता है अक्रॉस द वर्ल्ड,
जिस तरह पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैविंग हाई सपोर्ट नीड्स की बात होती है, इससे एग्जाम्पल लेते हुए मुझे वो कहना पड़ा। लेकिन आप सही है, एक्ट में कहीं कहीं भी उसकी स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्ट्रिक्ट डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगा। यू आर राइट। एट द सेम टाइम ऐसा क्यों? हाँ, इसीलिए था कि ये भी बहुत ब्रॉड एरिया है। मतलब 80%, फॉर एग्जाम्पल अगर कहें कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज मोर देन 70% हाई सपोर्ट नीड्स कहे कि अगर रुक जाए, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, व्हिच मीन्स एवरीबडी वुड स्टार्ट लुकिंग एट ओनली परसेंटेजेस। अगर हम डेफिनेशन एक्ट में लिखा कि भाई जो डेली काम नहीं कर सकता, ग्लास नहीं उठा सकता, नहीं तो उनकी ना नहीं पाता, अगर इफ यू से पर्टिकुलरली दैट, then only that will become a definition to recognize somebody as persons with disabilities having high support needs. You look at any legal definitions, they are always kept very open-ended. क्योंकि जो person होगा, in fact, उसको liberal रखें, open रखें. The very reason there is a separate section, in fact, part of that your question can be answered through this. The reason why you have a separate section here is in fact to clarify or to operationalize that definition you have seen in subsection 2. So अगर जो सब clause T of section 2 में जो definition है, उसकी operationalization इसमें होता है। जिस तरह का persons with disabilities having support needs को किस तरह understand होना है और किसको इस definition में ला सकते हैं। I think that would then, we will start with this, then you will get the idea why it is. Section 38 में 2 subsections है, उसका सिर्फ essence ये है, anybody who feels that he is a person with disability having high support needs. ये नहीं कहा एक्ट में भी ये XYZ है, persons with disabilities having high support needs, वो अप्लाई करना है, वो नहीं कहा एक्ट में। एक्ट ने ये कहा जो भी पर्सन होगा उनको लगता है, नहीं तो उनकी गार्डन को लगता है कि भाई ये पर्सन विथ डिसेबिलिटी है, हाई सपोर्ट नीड्स, उन्होंने वो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज कौन हो सकता है, क्या स्टैंडर्ड्स होना है, वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स नोटिफाई करेगी। मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसको सपोर्ट देना है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट होगा तो स्टेट गवर्नमेंट देंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट देंगे। लेकिन हु इज अ पर्सन विथ हैविंग हाई सपोर्ट नीड्स, मतलब हम सोचेंगे कि भाई आई एम 100% ब्लाइंड, आई नीड अ पर्सन हाई सपोर्ट नीड करके हम ये एक एप्लीकेशन लिख के एक फॉर्मेट में सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको एक्सेप्ट करना होगा। देयरफॉर देयर इज अ सेपरेट असेसमेंट बोर्ड constituted by the central government. That is an interesting one. Support is always provided either by the state government or by the central government, but the assessment is made by the central government. So जिनको भी लगता है ये persons with disability having high support needs, अगर मैं सोचता हूँ मुझे high support needs की जरूरत है, तो मैं एप्लीकेशन जो प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में, उस एप्लीकेशन को फिलअप करके मैं अप्लाई करना होगा। वो एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट असेसमेंट बोर्ड के पास जाएगी। सो लेट मी ऑल्सो टेल द ऑडियंस दैट दिस बोर्ड हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड समटाइम इन 2019, ऑलमोस्ट 2 years आफ्टर द एक्ट केम इनटू इम्प्लीमेंटेशन। अब यू नाउ हैव एन असेसमेंट बोर्ड व्हिच इज the details are of course there in the Ministry of Social Justice and website. You have to make an application that I am someone who have high support needs. Then they will assess. Generally ये हो रहा है, अगर आप एप्लीकेशन करेंगे तो वो स्टेट गवर्नमेंट को कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट को भेजेंगे। Somebody will come and physically verify as to what extent you can do your work on your own and what is the help that you need. And the district authorities usually send a report through the state government to the central government assessment board. Then the assessment board will issue an assessment certificate whether that person is really somebody who needs high support or not. And once the central government issues a clarification, supposing if X needs a high support needs, then the state government has to provide the high support needs. Whatever it could be a certain amount of money, it could be caregiver allowance or anything of that sort.
जब उस समय पे भी हम ये बात कही थी कि this is a very long complex process, but the idea is that anybody and everybody cannot apply for it. There is a strict procedure, and that procedure will begin when you make an application to the central government constituted assessment board. So इसीलिए you're right, that the very fact that the act does not define it in itself is a reason for the central government to constitute an assessment board. So आपको अब तो पूरी समझ में आया होगा. The fact is it is the assessment board that makes a decision who needs the support and who does not need the support. And again, interestingly, this is one gray area, but neither the central government nor state government has issued specific parameters of high support needs that you don't have. Interestingly, even multiple disabled do not fall in this category. Exactly. They may fall if they claim. If they claim, but which kind of multiple disability can come into it, we don't know. For example, there is a deaf-blind. Has deaf-blind come into multiple high support needs? We are not sure. And what we also are not sure is there a document for the assessment board to follow? That we are not sure. Ideally, the assessment board should have prepared a document or standard guidelines. The reason why I'm saying is this: if you look at some of the United Nations deliberations on high support needs, they have the format who should be considered. In fact, countries like UK and Australia have in place very detailed documentation to follow for the assessment boards like this. But I think in India, we still have to evolve those guidelines. And of course, they can be dynamic. And it's not like some of these things cannot be fixed all the time. You may have to do it case by case basis. But yeah, at some point of time, that has to be evolved. But this is one area where, but what we are very happy about it, of course, is that such a provision did not exist in PWD Act 1995. In fact, this was being handled under NTA 1999, National Trust Act. But National Trust Act then, the problem with that is it was covering only people with cerebral palsy, autism, and other spastic disabilities. It means anybody, for example, if there is somebody who doesn't come under those definitions, but still wants to be considered as high support needs, then they didn't have a choice. So now, since this provision has been incorporated directly into the RPWD Act, means that it is available for all kinds of disabilities mentioned in the Act. Right. And what we also should mention is that before you apply for high support needs, you should have been a person with benchmark disability. This is clearly mentioned in the definition of it. It means, although there may be, the reason why I'm bringing it up, what if there is somebody who is not necessarily suffering from the disabilities mentioned in the schedule to the Act, but is somebody who actually requires high support? There may be cases like, this is an example that I often take, there are cases of cancer patients, or maybe cases of certain ailments which are not part of our Act, but they may be in need of high support, even for a temporary purpose. Such people cannot claim this simply because they will not have a certificate of benchmark disability. In some way, therefore, the high support needs definition mentioned in the Act is also very, very, it's not so inclusive. Then because it starts with benchmark disability. Benchmark disability becomes a prerequisite for anyone wanting to claim high support needs. That is one limitation of the definition. Ideally, it should have been extended beyond that, because high support needs can come from any quarter, not necessarily only with the disabilities, people with the disabilities. But of course, the risk is, in which case every patient in in a hospital can start claiming to be a high support needs. Probably that is one risk you have. At any rate, we now have a provision, and particularly the organizations should take it seriously, because a person with a disability having high support needs, I don't think would be in a position himself to identify himself that I need this support. And therefore, the provision is even organizations can write to the central government that XYZ is in such a condition and he needs high support needs. That provision is there.
and that such an application can be made by organizations or people very closely related to the PWD, or even the organizations working for them. That is a provision. It's quite an enabling provision to start with, and we only need experiences of those who make applications and get benefit real out of it. To be frank, we don't really find much of a people who can readily stand up and say, I am getting support under high support needs. At least I haven't come across any of those cases, and therefore we need some feedback from the beneficiaries of this provision. So बहुत ही इंटरेस्टिंगली, तो जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा वो भी क्लियर हो गया कि वर्ल्ड में जो पर्सन्स विद हाई सपोर्ट नीड की जो परिभाषा चलती है तो उनके बेस पे उन्होंने इंटरप्रिटेशन की थी। और अगर कोई चाहे कि उसको लगता है कि वो पर्सन विद हाई सपोर्ट नीड है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके लिए एक बोर्ड बनाया है, वो असेस करेगा और कि वो उनको जरूरत है, वो इस दायरे में आते हैं या नहीं। फिर जो स्टेट या सेंटर जिसके अंडर वो आते होंगे, फिर उनका दायित्व बनेगा उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। अगला जो है हमारा चैप्टर 8, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका जिक्र कई कंप्लेंट्स में होता है, पिटिशंस में होता है, खास तौर पे एक्सेसिबिलिटी से डील करता है ये सेशन। लेकिन इसका जो सेक्शन 39 है वो अवेयरनेस कैंपेन है और सेक्शन 40 एक्सेसिबिलिटी। पहले इन दोनों पे बात करते हैं। और इस चैप्टर का जो टाइटल है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इसमें सेक्शन 39 अवेयरनेस कैंपेन एंड सेक्शन 40 एक्सेसिबिलिटी। ओके, सेक्शन 39 है आपकी अवेयरनेस कैंपेन्स की। दिनेश जी ने कहा था सेक्शन की नाम है वेरी इंटरेस्टिंग, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स, मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके बारे में। ये बात अलग है कि अगर आप चैप्टर सेक्शन 39 को बाहर करके देखें तो सेक्शन पूरा एक्सेसिबिलिटी पे ज़्यादा फोकस है। आइडियली ये एक्सेसिबिलिटी की बात अगर चैप्टर में आए, चैप्टर की टाइटल में आए तो बहुत अच्छा होता हुआ, लेकिन कई कारण हो सकता है, लेकिन एक्सेसिबिलिटी की नाम चैप्टर टाइटल में नहीं आया, सिर्फ ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी करके आया है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मतलब अगर एक्ट की टाइटल से शुरू होगा कि अब ये आपकी ड्यूटी है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले आप शुरू करते हैं चैप्टर सेक्शन 39, आपको अवेयरनेस कैंपेन्स है। वेरी इंटरेस्टिंग है कि या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आपको अवेयरनेस कैंपेन्स शुरू करना होगा तो आपको चीफ कमिश्नर से या स्टेट कमिश्नर से, अगर स्टेट्स में कर रहे हैं, वो लोगों को कंसल्ट करके आप अवेयरनेस कैंपेन्स को डिज़ाइन करना होगा। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ, अगर एक्ट में हम जाके देखेंगे बाद में, एक्ट में बहुत साफ सीधा डिवीजन की गई है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को और सब जुडिशियल फंक्शंस को। जुडिशियल फंक्शंस, सारा जुडिशियल फंक्शंस है कमिश्नर्स के पास रहेंगे और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं वो डायरेक्टर के पास रहते हैं। इसीलिए कहीं कहीं जगह में आप देखेंगे खास करके बोलते हैं कि आपको ये काम करने से पहले या काम करते समय आपको चीफ कमिश्नर से या स्टेट कमिश्नर से कंसल्ट करना होगा, क्योंकि सारा जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं तो डायरेक्टरेट करेगी या मिनिस्ट्री करेगी। हो सकता है उसकी समय पे आपको स्टेट कमिश्नर या सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ कमिश्नर को इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, वो लोगों की कॉम्पिटेंसेस यूज नहीं होगा। इसीलिए कहीं कहीं जगह में आपको स्पेसिफिकली लिखा गया था कि भाई ये काम करने से पहले आपको चीफ कमिश्नर से या स्टेट कमिश्नर से कंसल्ट करो। ये ऐसी एक सेक्शन है, लीगल अवेयरनेस कैंप जो करना होगा आपको चीफ कमिश्नर से या स्टेट कमिश्नर से कंसल्ट करना होगा। और उसमें जो बात इंक्लूड की गया है अवेयरनेस किस किस के ऊपर होना है, मुझे लगता है इस एक्ट में जितने थीम्स हैं ऑलमोस्ट वो सब थीम्स इसमें कवर की गई है। पहली बात होगा, आपको मैं सब डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो कवर विल टच देम। द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इट इज दैट राइट्स आर शुड बी प्रोटेक्टेड। कहीं ना कहीं इनकी पहली बार पर्सन विद डिसेबिलिटी की राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई पूरा सरकार से ही सब नहीं होगा, उस राइट्स के ऊपर लोगों के बीच में भी अवेयरनेस रहना होगा, तभी तो उसको लोग रिकग्नाइज करेंगे और लोगों के साथ देंगे। मुझे लगता है कि वही कारण है
ये सेक्शन शुरू होता है उसी से। अवेयरनेस ये इस बात से शुरू होना है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज की जो राइट्स हैं, हक जो बनते हैं इसके कानून के अंदर, उस आपको एक हक पर एक अवेयरनेस चलना होगा। दूसरी बात, और वो लोगों की रेस्पेक्ट एंड ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यूज, इंक्लूसिव के वैल्यूज की बात की गई थी। ऑफ कोर्स ये सब आपकी UNCRPD से आते हैं, बहुत डिबेट चलने के बाद। और ऑफ कोर्स और थोड़ा आगे जाके देखना होगा तो आपको UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 भी देख सकते हैं। उसमें आपको रेस्पेक्ट फॉर वैल्यूज एंड इंक्लूजन की बात होती है। हम ये भी कह रहे हैं कि द सेक्शन अवेयरनेस किसके ऊपर करना है, और खास करके वर्क प्लेस में अवेयरनेस की जरूरत है। एम्प्लॉयर्स डिसेबलिंग कंडीशंस, एक्सेसिबिलिटी के ऊपर, और जो चैलेंजेस होगा उसके ऊपर भी आपको कैंपेन करना होगा, और अवेयरनेस कैंपेन्स उसके ऊपर भी कंडक्ट करने की जरूरत है। तो दे विल बी डन एज पर दिस सेक्शन। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में सेंसिटाइजेशन की बात की गई है। बहुत खास बात है कि करिकुलम में, यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स और कॉलेजेस की करिकुलम में डिसेबिलिटी की बात कहने की, ये बहुत दिन से ये मांग कर रहे थे। आई थिंक दिस टुक अ व्हाइल, बट फाइनली दिस हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। And now I also see a couple of places where you have centers for disability studies. Tata Institute of Social Sciences बॉम्बे में है, और कहीं यूनिवर्सिटीज में there are separate centers. Assam Law University में है। I think there are centers being established absolutely under this act. In fact, at some point of time, केंद्र सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू फंडिंग भी अवेलेबल करने की एक बात की गई थी, लेकिन उसके बाद उस स्कीम को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। लेकिन लेकिन एक्ट के मैंडेट है कि आपको डिसेबिलिटी की बात करिकुलम में आप इंक्लूड करें। तो दिस इज अ स्पेसिफिक सेक्शन देयरफॉर ऑन awareness schemes, not just awareness programs and events, but also in fact वो प्रोग्राम्स को आपको ऑपरेशनलाइज करने के लिए, चाहे यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस या प्लेसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन बनेगी। नाउ वी कम टू सेक्शन 40 which is on accessibility. Again, the obligation is on the central government. Interesting ये बात है कि फॉर्मुलेशन ऑफ गाइडलाइंस फॉर एक्सेसिबिलिटी केंद्र सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एज पर दिस एक्ट, केंद्र सरकार ने CCPD से कंसल्ट करके एक्सेसिबिलिटी की गाइडलाइंस फॉर्मुलेट करना होगा और उस गाइडलाइंस को नोटिफाई भी करना होगा। एक्सेसिबिलिटी तो बहुत ब्रॉड टर्म है, आपको एक्सेसिबिलिटी कहना भी एक बार आपको डर भी लगेगा, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी जब कहेंगे सिर्फ डिसेबिलिटी रिलेटेड एक्सेसिबिलिटी नहीं है। अगर एक्सेसिबिलिटी तो आपको डेफिनेशन दिया जाए तो सुविधा है, किसी का भी हो सकता है। तो इसीलिए एक्सेसिबिलिटी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी स्पेसिफिकली है, और उस गाइडलाइंस को सेपरेटली नोटिफाई करना होगा, वो केंद्र सरकार ने करेगी और CCPD के थ्रू कंसल्ट करके। 4 ऐसी एरिया है वो सेक्शन 40 में स्पेसिफाई की गई है, जिसकी नोटिफिकेशन की जुरिस्डिक्शन में आएगा। क्या है वो? एक फिजिकल एक्सेसिबिलिटी, एनवायरमेंटल एक्सेसिबिलिटी है, इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन एक्सेसिबिलिटी, और ट्रांसपोर्ट, फिजिकल, ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। इस चारों में आपको सेपरेट गाइडलाइंस नोटिफाई करना होगा, एंड लार्ज पार्ट ऑफ दिस process has started long time ago. Perhaps some of it started even before RPWD Act came in. This is a very broad guidelines, but this section is very important because it will tell you who actually has to do it. अगर आपको कहीं डाउट है कि एक्सेसिबिलिटी कौन करना है, एक्सेसिबिलिटी साफ सीधा है केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और किस किस एरियाज में एक्सेसिबिलिटी है? एनवायरमेंट,
फिजिकल एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ये चारों में आपको एक्सेसिबिलिटी की जरूरत है, और ये चारों की एक सेपरेट गाइडलाइंस है। वी विल कम टू दैट, एंड दे हैव टू बी नोटिफाइड by the government. Once government notifies it, of course everybody will then have an obligation to follow those guidelines. राइट। तो सेक्शन 41 एंड 42 अगेन इसका बहुत रेफरेंस लिया जाता है किसी भी पटिशन या कंप्लेन में। ना जाने कितनी कंप्लेन्स हुई है इन सेक्शंस के बेस पे। जो सेक्शन 41 है वो बात करता है एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट, और जो सेक्शन 42 है वो बात करता है एक्सेसिबिलिटी इन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी, अगर इतनी डिटेल्ड की बात कहीं आपको, जो हम पहले से भी कहते आ रहे हैं कि एक्ट जनरली बहुत ब्रॉडली बात करते हैं, कहीं कानून, लेकिन इस एक्ट में ऐसे आपको 4-5 जगह मिलेगी जहां बहुत स्पेसिफिकली जो ड्राफ्टर्स ऑफ दिस एक्ट वेंट इनटू वेरी स्पेसिफिक डिटेल्स। ऐसी जगह एक है ये सेक्शन 41। सेक्शन 41 ट्रांसपोर्ट, लेकिन ट्रांसपोर्ट कहाँ है? पहले है बस स्टॉप्स, टिकटिंग काउंटर्स, टॉयलेट्स, मतलब ये सभी जगह में आपकी एक्सेसिबिलिटी रहना चाहिए। और अगर सेक्शन 41 को अगर बांटना होगा तो दो सब सेक्शंस हैं उसमें। एक पहली वाला होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सेकंड सब सेक्शन है वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, या पर्सनल ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं आप। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जब बात आती है तो आपको बस स्टॉप्स, रेलवे स्टेशन और जो भी, और ऑफ कोर्स रोड एक्सेसिबिलिटी। ये बात साफ सीधा कहा गया था एक्ट कि भाई आपको रोड्स को भी एक्सेसिबल करना होगा फॉर द प्राइवेट मोबिलिटी ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज। और ये ट्रांसपोर्ट, जब भी आप ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, सरकार ने ये कहते बहुत इजी स्टेप लेते हैं कि भाई हम तो ये बसेस है, फॉर एग्जांपल आप लो फ्लोर बसेस के बारे में पूछेंगे, कहीं ये होते हैं भाई वी बॉट दिस बसेस लॉन्ग टाइम अगो, तो बसेस को हम तो बदल नहीं सकता, वो तो लो फ्लोर है ही नहीं। लेकिन एक्ट ने एक साफ सीधा बात कही है, जहां तक पॉसिबल है, जहां पॉसिबल है आपको रिट्रोफिटिंग भी करना होगा। अगर आपके पास सारे बस स्टॉक पुराने हैं, अगर आपको उसको लो फ्लोर बनाने की चांसेस हो सकते हैं विदाउट एंटेलिंग टू मच ऑफ एन इकोनॉमिक कॉस्ट, आपको उस एरिया को भी एक्सप्लोर करना होगा। रिट्रोफिटिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग व्हीकल्स to meet the accessibility standard therefore is also one of the requirements। ये कहते हुए कि हम की पुराना गाड़ी है तो उसको हम नहीं कर सकते करके आपको इस responsibility escape नहीं हो सकता। So that is very very clear। Of course the second part is also equally important। ये बात कही थी mobility accessibility देने में, accessibility की बात में concessions की बात भी की गई है। That's an interesting, of course PWDs in this country have been provided with some accessibility facility concessions। ट्रेन concessions है, फ्लाइट concessions तो है ही नहीं, आपको वर्चुअली तो उसको बात हम कह सकते हैं कि कोई it doesn't make much sense anyway। Air India used to have some concession but not for economy classes। Since Air India is no more, that's now gone the story। Therefore concessions are also now made part of accessibility। That's an interesting notion। We have to understand that। क्योंकि आपको स्टूडेंट्स हैं, कहीं इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड क्लासेस आते हैं, तो आपको एक ट्रैवल करना ही एक इनएक्सेसिबिलिटी होगा, तो वो लोगों की फैसिलिटी करने के, फॉर एग्जांपल आप एक एस्कॉर्ट को ले जाना चाहते हैं तो आपकी पैसे से और दूसरी टिकट भी खरीदना होगा। तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस दैट व्हाई कंसेशंस आर आल्सो मेड पार्ट ऑफ द एक्सेसिबिलिटी। सो कंसेशंस कैन बी एक्सेसिबिलिटी, बट द रीजन व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग है कि अगर आज की तारीख में देखेंगे पोस्ट कोविड, जो भी आपकी ट्रेन कंसेशंस होते हैं, वो होते थे पहले, वो पूरा ऑलमोस्ट बिना ये कहते हुए कि भी आपको कंसेशन नहीं है, सॉफ्टली उनको निकाल दिया गया। मतलब सब जो ट्रेन चल रहे हैं आजकल 90% वो सबको स्पेशल, वही ट्रेन चल रहा है, वही नंबर्स है, लेकिन उसके सामने एक जीरो दबा के आपको कह दिया कि उसका स्पेशल ट्रेन है, स्पेशल एक्सप्रेस है।
तो कोई स्पेशल एक्सप्रेस में आपको कंसेशन है ही नहीं, पता नहीं ये प्रिंसिपल कहाँ से आ रहा है। अगर स्पेशल एक्सप्रेस है तो कंसेशन क्यों ना देना है? अगर आप देखिए राजधानी में भी कंसेशन है, दुरंतो एक्सप्रेस से जो आया था उसमें भी कंसेशन है। वो अलग बात है कि थोड़ा कम कंसेशन है, लेकिन कंसेशन तो नहीं निकाला गया। लेकिन जो स्पेशल एक्सप्रेस की कॉन्सेप्ट जो निकाला गया कि जिसमें कंसेशन है ही नहीं, देन इफ somebody has to fight for it tomorrow, perhaps legally, statutorily, since concession is a part of a statutory part of an accessibility, there is always a provision. ये बात अलग है कि CCPD क्या रूलिंग देंगे या कोर्ट्स तक जाना होगा, but that's an important one. So the present system of the transport is in some senses is actually violating that principle. Therefore, this section is very important. And we have to go beyond the black letter of the act sometimes. For example, the reason why I am giving you the example of congestion being part of the accessibility. अगर accessibility के बारे में सिर्फ ऊपर की बात कहें और चले जाएं, तो आपको एक्ट से ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा. Right. इसीलिए sometimes you have to really dig deep into it. And therefore we have to see where exactly because that is exactly the reason why that is the intention of the act. मैं ये नहीं कह रहे कि कोई नई बात हम नहीं निकाल रहे हैं. अगर आप कंसेशन को एक्सेसिबिलिटी की अंदर देख रहे हैं and accessibility is a mandate, then concession also becomes a mandate. ये बात हम क्यों नहीं कह रहे? और कुछ वेबसाइट्स पे अगर आप फ्लाइट बुकिंग करने जाओ तो वहां पर ऑप्शन आती है स्टूडेंट्स की और एक दो कैटेगरी की, लेकिन डिसेबिलिटी की अभी तक उन्होंने इनकॉर्पोरेट नहीं की। तो हम एडवोकेसी हमारी शायद वीक है, जहां हम डीप डाउन जाते नहीं है एक्ट में उतना, वो एक रीजन हो सकता है। तो ये आपने एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज बताई और इसके ऊपर भी बात की जा सकती है, क्योंकि एयरपोर्ट को भी एक्सेसिबल बनाना है। तो आपने ब्रीक चीजें बताई कि हर पार्ट को, चाहे वहाँ टॉयलेट हो, चाहे वो टिकटिंग काउंटर हो। और इंटरेस्टिंगली जो फ्लोर की आपने बात की, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इवन केस फाइल करना पड़ा कि आप लोअर फ्लोर बसेस नहीं ले रहे हो। अभी 150 बसेस आई हैं इलेक्ट्रिक बसेस जिसमें लोअर फ्लोर है, तो वो एक अच्छी बात हुई है। लेकिन उसके लिए लंबी फाइट करनी पड़ी, 2-3 साल केस चला और वो फजूल के इशू दे रहे थे कि भाई डिसेबल्ड नहीं है, यहाँ तो रोड्स ऐसे हैं, तो क्या जरूरत है। तो हाई कोर्ट ने फिर फटकार लगाई दिल्ली गवर्नमेंट को। सही कहा। मुझे इनफैक्ट मुझे याद आ रहा था तब जो कह रहे हैं कि दिल्ली केस की एग्जांपल देने के लिए। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। सही है। और ऐसी जगह बहुत आपको मिलते हैं कि सरकार के पास जाके बोलेंगे भाई एक्ट ये कह रहे हैं कि, तो दे हैव दिस एक्सेप्शन। इसीलिए एक्ट में बहुत डिटेल बात की गई है। दिल्ली गवर्नमेंट इज एन वन गुड एग्जांपल। यस, दैट्स ट्रू। ठीक है, सेक्शन 42 में आएंगे जी। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी एक्सेसिबिलिटी है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वन। बहुत कॉम्पैक्ट वाली सेक्शन है, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आता है वो बहुत क्रूशियल बात कही गई है। पहली बात यह है कि आपको जो भी कंटेंट पब्लिक में अवेलेबल है, वीडियो जो भी आपको टेलीविजन में, रेडियो में, प्रिंट, जो 3 मीडिया की बात कही गई है, अगर आप इसको लूजली कहना होगा तो मीडिया एक्सेसिबिलिटी पहली बात किस किस में है? प्रिंट, ऑडियो और इलेक्ट्रॉनिक। जब इलेक्ट्रॉनिक की बात कहते हैं कि तो वेबसाइट्स उसमें आएगा। वेबसाइट्स हैं, मोबाइल एप्स हैं, जो भी आप डिजिटल कम्युनिकेशन चीजें हैं, वो सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। कहाँ तक आपको एक्सेसिबल है? प्रिंट मीडिया की एक्सेसिबिलिटी तो आप भूल ही जाना है, क्योंकि फॉर एग्जांपल प्रिंट मीडिया के क्या मतलब है? फॉर एवरी न्यूज़पेपर प्रिंटेड, आई एम टेकिंग एन इंटरप्रिटेशन फ्रॉम मोस्ट ऑफ दीज ऑल्सो कम फ्रॉम द अमेरिकन एक्सपीरियंस। उसमें है सेक्शन 508, बहुत पॉपुलर सेक्शन है। और केस सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, that became very popular, and now there is no way that anybody can violate it in US. Section 508. So much so, मैं इस accessibility की बात कहने से पहले उसको example देना होगा। So much so, today whenever, for example, if you want to enter into a contract with an American company, Indian companies I know entering into contract with American companies, one of the tick boxes होगा आपकी सर्विसेज सेक्शन 508 कंप्लाइंट होना चाहिए। मुझे लोग
कंपनी से बात एक बार फोन करके पूछते हैं कि भाई 508 की बात क्या है। एक कंपनी तो कहा था मुझे, मैं टॉक देने गया, सर एक्सेसिबिलिटी कंसल्टेंट्स को, एक बहुत इंपॉर्टेंट बैंगलोर हैदराबाद कंपनी है ये, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, कि भाई हम एक्सेसिबिलिटी कंसल्टेंट को इसीलिए अपॉइंट करना पड़ा कि हम एक $10 मिलियन की कॉन्ट्रैक्ट था, हमको सिर्फ इस बात पर डिनाई किया गया था पहली बार कि हमारे पास जो सर्विसेज है वो 508 कंप्लाइंट नहीं है। सो दूसरी साल जब अप्लाई कर रहे थे उससे पहले ही एक 40 या 50 हजार लेके एक सेपरेट एक्सेसिबिलिटी कंसल्टेंट को अपॉइंट की थी, और दूसरी बार अप्लाई किया था तब मिला था। $10 मिलियन तो बहुत बड़ी पैसे हैं, तो वो लूज नहीं कर रहा था। सो इट मीन्स आर वेरी सीरियस। अगर सिर्फ अमेरिका में जो कंपनी है वही कंपनी नहीं है, अगर दूसरी कोई कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं तो उसके कॉन्ट्रैक्ट का एक टर्म्स एंड कंडीशंस में ये बात भी होगा कि आप जो भी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स हमको प्रोवाइड करेंगे वो 508 कंप्लाइंट होना चाहिए। दैट इज सो स्ट्रिक्ट देयर। आई थिंक सम ऑफ दैट स्पिरिट कम्स इनटू द एक्ट whether we like it or not. So media, electronic media, print media, or audio. So what does it really mean? So if you take again from the American and European examples, every newspaper printed will also come in alternate formats. उसी दिन में अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और टेलीग्राफ फ्रॉम यूके कोई भी पेपर्स देखिए आप, और द इकोनॉमिस्ट, जो भी आपका एडिशंस होगा एक ऑडियो एडिशंस भी आएगा, एक जो प्रिंट एडिशन होगा वो ऑडियो एडिशन भी होगा, एंड दैट्स वन इंटरेस्टिंग वन. सो देयरफॉर द आइडिया इज दैट any media you have, either you make it accessible or you bring it in alternate formats. थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके मैं एक बात कहने दीजिए कि आपकी रेडियो प्रोग्राम्स है, बहुत रेडियो प्रोग्राम्स, कितने रेडियो प्रोग्राम्स आपको साइन लैंग्वेज में एक्सेसिबल है? टेलीविजन प्रोग्राम्स हैं, टेलीविजन प्रोग्राम्स कितने आपको एक्सेसिबल है? तो एक्सेसिबल है ही नहीं. तो देयरफॉर by all standards, every newspaper, every television program should be accessible in sign language. I think very recently there is a petition somewhere, I don't exactly remember. इसमें कहा गया था भाई हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो पॉलिटिकल कैंपेन पे जाते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जब स्पीचेस देते हैं तो हम वोटर्स विद डेफनेस आर लूजिंग द कंटेंट. तो पिटिशन में कहा गया था भाई आपको एवरी पॉलिटिकल लीडर शुड मेक एन अरेंजमेंट टू गेट अ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर. जब यूपी में इलेक्शंस हो रहा था उस समय पे एक डिबेट थी, जब पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा भाई ये तो बहुत पैसे वाली बात है, पैसे कौन देंगे, सरकार देंगे या हम खर्च करना होगा. एट दैट केस इज स्टिल इन सुप्रीम कोर्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि कौन पैसे देना है. ये तो राइट है कि आपको हर एक पॉलिटिकल पार्टी की स्पीच साइन लैंग्वेज में भी होना चाहिए. उसके अरेंजमेंट करने के लिए किस तरह अरेंजमेंट किया जाए वो एक क्वेश्चन है, बट लेकिन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन. तो ए सेक्शन में एक साफ सीधा इसीलिए कहा गया था कि कोई भी मीडिया हो आपकी कंटेंट एक्सेसिबल होना चाहिए. दूसरी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड इक्विपमेंट, जो डेली यूज के लिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, गुड्स है, वो यूनिवर्सल डिजाइन में होना चाहिए. दिस इज स्लाइटली डिफरेंट. अगेन वी वांट यू टू गो बैक टू आवर एपिसोड 1. उसमें हम इस पर भी चर्चा किए थे कि यूनिवर्सल डिजाइन इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सेसिबिलिटी. एक्सेसिबिलिटी का मतलब है जो ऑलरेडी आपकी जो प्रोडक्ट है वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए या स्पेसिफिक डिसेबिलिटी के लिए मॉडिफाई करना होगा तो करना चाहिए, वो एक्सेसिबिलिटी है. लेकिन यूनिवर्सल डिजाइन ये है कि जो आपकी प्रोडक्ट रेडीली यूजेबल होना चाहिए बाय एनी सेक्शन, ओल्ड पर्सन, पर्सन विद डेफ, पर्सन विद ब्लाइंडनेस, पर्सन विद समबडी हैज अ हैंड प्रॉब्लम, एनीबडी जो भी हो, वो लोग रेडीली यूज करने की जो डिजाइन में होगा वो यूनिवर्सल डिजाइन. इट शुड बी यूजेबल बाय एनीवन. एक एग्जांपल है, सब लोग जानते हैं, फिर भी I want to give that as an example. अगर आप old telephones में देखेंगे, number 5 always has a dot. जो 5 नंबर होती है उसमें हर एक 5 कहीं भी देखिए टेलीफोन रिसीवर्स, आप जो पुराना वाला मोबाइल्स होते थे उसी में भी थे.
5 नंबर में एक रेज्ड डॉट होता है। क्यों? कि जब भी आपको एक रेज्ड डॉट है, वो 5 है, उसके लेफ्ट साइड पे 4 है, राइट साइड पे 6 है, इसके ऊपर 1 2 3 है, और नीचे 7 8 9 और 8 के पीछे 0। ये तो स्टैंडर्ड पहले से कभी से देखिए, स्टैंडर्ड नहीं बदला। दैट इज व्हाट वी मीन बाय यूनिवर्सल डिजाइन। एक ऐसी डिजाइन होना चाहिए, अब कोई बोलने की जरूरी नहीं है। दैट्स हाउ मोस्ट ऑफ अस लर्न डायलिंग व्हेन वी स्टार्टेड यूजिंग द टेलीफोन्स 25 30 years ago. We are all dialing as fast as anybody can. But that was possible only because at least I knew that there was a 5 in between and उस 5 के ऊपर एक raised dot था. And that is the power of universal design. Right? इस जो भी इक्विपमेंट, हम सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम ये बात हो रही है सिर्फ गुड्स एंड इक्विपमेंट। जो भी इक्विपमेंट आप खरीदेंगे उसको यूनिवर्सल डिजाइन एक होना चाहिए और वो सब के लिए यूजेबल होना चाहिए। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। एंड इसीलिए कि जो मूवमेंट हमेशा चलती है डिसेबिलिटी सेक्टर में एक्सेसिबिलिटी के ऊपर, लेकिन मैं बहुत कम सुना यूनिवर्सल डिजाइन के ऊपर। यूनिवर्सल डिजाइन के ऊपर भी एक बात होना चाहिए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी चीप। यूनिवर्सल डिजाइन की एक मजेदार बात यह होगा कि यूनिवर्सल डिजाइन कभी भी प्रोडक्ट इंसेप्शन से ही शुरू होती है। मतलब जब आप प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं उसी समय पर ही एक सोच जाना है कि भाई ये बात हम प्रोडक्ट यूज तैयार करेंगे, ये सब के लिए यूज होना है। और इंडिया में अगर हम यूनिवर्सल डिजाइन की बात करें तो वो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में ही यूज होती है ये टर्मिनोलॉजी। जी जी, या यू आर राइट। इसीलिए है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया में ये प्रॉब्लम है। जब भी एक्सेसिबिलिटी की बात आती है, वो बिल्डिंग्स, रोड्स, बसेस एट बेस्ट वहां खत्म हो जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जितना अवेयरनेस करना चाहिए था उस हम कर नहीं पाए। आई थिंक द ब्लेम ऑल्सो लाइज ऑन द डिसेबिलिटी सेक्टर। कितना इंटरेक्शन अपना होता है मैन्युफैक्चर सेक्टर से। फॉर एग्जाम्पल एक ही देखिए, अपने मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक, मेरे से फ्रिज की देख लीजिए, मेरे पास फ्रिज है। फ्रिज में आपको कूल हीट एक मीडियम, लो और हाई, ये 3 होती है, 3 स्टेजेस होते हैं, एक बटन होती है। आपको एक फ्रिज में लेफ्ट से वो शुरू होगा, लो, लेफ्ट टू राइट, और एक फ्रिज में राइट टू लेफ्ट होगा। आपको पता ही नहीं कि लो कौन सा है और हाई कौन सा है। और माइक्रोवेव्स देख लीजिए, माइक्रोवेव्स 90% ऑफ द माइक्रोवेव्स इन इंडिया आर ऑल ऑफ कोर्स टच। आपको बटन ही नहीं है बाहर। अगर कोई डिसेबल्ड है, माइक्रोवेव यूज करना चाहते हैं, आपको कोई ऑप्शन ही रहता नहीं। तो इसीलिए आई थिंक द प्रॉब्लम इज वेरी इजी। आप ठीक है टच रख लीजिए, हम कोई प्रॉब्लम नहीं है टच, बट टच के अलावा अब बटन्स भी रखना होगा। So I think part of the problem is happening because we don't interact with the manufacturing. There is a clear need. तो ये सेक्शन 40 में, सेक्शन 42 और रोमन नंबर 2 सबसेक्शन 2 जो है 42 में, ये खास करके मैन्युफैक्चरिंग लोगों के लिए है। ये बात वो लोगों को पहुंचना होगा जहां पहुंचे। आई थिंक इफ दे नो इट, बिकॉज इफ दे नो दैट वी आर अ मार्केट, आई डोंट थिंक दे वुड रिफ्यूज इट, बट it has to reach there. And whether it is reaches or doesn't, it is a matter now, but it is a legal mandate now. They should also take note of this. And now we can file a case on any product which is not meeting the universal design. That option is of course available for us. I am waiting for 508 movement in India. Of course 508 also, because of a Supreme Court order in US, we cannot go into those details. Even in America, this did not automatically happen. Even someone like Apple phone had to be told by the Supreme Court. It was a $500 million fine. Only then they started using it. It is not that Apple right from the beginning was so nice, just for example. So therefore, I think that movement I am still waiting. I hope it will happen in my lifetime. 508 movement, kind of a movement in India. I think is needed. हो सकता है इस शो से लोग सुने और ये मूवमेंट शुरू करें। टू ऐड टू योर पॉइंट, ये मूवमेंट तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये तो हमें करना ही चाहिए। लेकिन
मैं लिसनर्स को बता दूं कि हम 508 सेक्शन की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। अगर आप में से कोई भी करना चाहता है वो टोटली फ्री है, लेकिन जो मिनिमम जो हमारी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो ये है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए स्क्रीन रीडर का। तो हमारा इनिशियली ये प्लान है कि कम से कम हम 100 लोगों को ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग करवाएं। That's a great news. I think people should make use of that. Awareness ठीक है, क्योंकि अपना प्रोडक्ट्स को कम से कम हम टेस्ट करने की कैपेबिलिटी जो है बनना चाहिए। बिल्कुल। I am very happy that Radio Udan is doing, and organizations are coming forward to do web accessibility and other. Now the idea of course is we should now train industry to make accessibility testing as an integral part of their production. अगर वो करेंगे ऑफ कोर्स बेनिफिट है कि सब यूजर्स की उससे अलावा एम्प्लॉयमेंट की भी जनरेशन है। जब लोग आज इतना एमएनसी में काम कर रहे हैं, आई कैन टेल यू ऑलमोस्ट 50% ऑफ देम आर एम्प्लॉयड बिकॉज दे आर यूजफुल फॉर टेस्टिंग। वेब टेस्टर्स अगर कोई सर्वे करेंगे अक्रॉस द एमएनसीज टुडे, they are highly paid people, from beginning from PayPal to Yahoo, Google, and Microsoft. Right. And therefore, it is also not simply about products; it is also about employability. I'm testing. Yes. I think that is needed and it's happening, but it has to happen fast. Yeah. तो अभी हमारा बैच चल रहा है 11 बच्चों का, 5 इससे पहले हमने प्रिपेयर किए थे। होपफुली विल कंटिन्यू एंड विल स्पीड इट अप। तो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 43 कंज्यूमर गुड अगेन, और सेक्शन 44 मैंडेटरी ऑब्जर्वेंस ऑफ एक्सेसिबिलिटी नॉर्म्स। सेक्शन 43 इज एन एक्सटेंशन टू सेक्शन 42। इसमें कहा गया था प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिवर्सल कंज्यूमेबल इन यूनिवर्सल डिजाइन, कंज्यूमेबल गुड्स इन यूनिवर्सल डिजाइन में है। मतलब जो भी अब कंजम्पशन गुड्स हैं वो सब यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स को मीट करना होगा। वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स मतलब केंद्र और राज्य सरकारों ने उसको स्टेप्स लेना होगा, क्योंकि जब इंडस्ट्री नहीं करती है आपको गवर्नमेंट की इंटरफेयर होना होगा। आई थिंक नाउ द एक्ट आल्सो मैंडेट्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैव टू इंटरफेयर एंड make the consumables in universal design. Section 44 is very important. Section 44 is very crucial and इसमें कहा गया था अगर no establishment, interesting, again we want to repeat, probably we'll keep repeating it till the last episode. बात यहाँ पे की गई थी no establishment, not government establishment or private establishment, every establishment, प्राइवेट और प्राइवेट गवर्नमेंट, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट हो, वो लोग की बिल्डिंग कोई कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर सेक्शन 40 के अंदर जो नोटिफिकेशन होगा एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस को, उस गाइडलाइंस को मीट नहीं करेंगे तो उनकी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। प्लानिंग स्टेज में ही नहीं दिया जाएगा। जो प्लानिंग स्टेज में सर्टिफिकेट लेते हैं ये कहते हुए कि हम एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स को एडहियर करेंगे, लेकिन जब फिनिश हुई तो तब नहीं किया तो आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे। श्रोताओं के लिए एक थोड़ा क्लैरिफाई करने दें, अगर आप जो भी इंडस्ट्री के लिए जो भी बिल्डिंग बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपको 2 बार सर्टिफिकेट लेना होगा, टाउन प्लानिंग ऑफिसर से या कंसर्न जो भी गवर्नमेंट की रूल्स हैं उस तरफ, म्युनिसिपैलिटी होगा तो म्युनिसिपैलिटी, नहीं तो पंचायत। एक पहली बार होगा प्लानिंग स्टेज पे एक सर्टिफिकेट मिलेगी कि भाई आप बिल्डिंग आप यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वो कंस्ट्रक्ट करने के बाद फिर इंस्पेक्शन होगा और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलेगी, क्योंकि जो आपको प्लान है, प्लान और फाइनल बिल्डिंग की एक वेरिफिकेशन होती है। इंटरेस्टिंग ये बात है कि अब उस प्लानिंग प्रोसेस में पहली और दूसरी दोनों स्टेजेस में एक्सेसिबिलिटी एक पार्ट बनी है। The word used here is not may, it is shall. Shall not issue occupation certificate, shall not issue certificate to construction. तो मतलब ये है कि ये mandate है, and therefore all the engineering, particularly engineering and town planning establishments, this news has to reach, and I think it is being followed in
खास करके CPWD में तो हमको आइडिया है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको फॉलो करते हैं, लेकिन फॉलो करना अब ये मैंडेट है एज पर सेक्शन 44 ऑफ द एक्ट, एक सेक्शन 45। यस, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे दो सेक्शन ये दोनों रलते मिलते हैं। पहला है सेक्शन 45 की अगर हम बात करें तो टाइम लिमिट फॉर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रेमिसेस एक्सेसिबल एंड एक्शन फॉर दैट मैटर, और दूसरा है एक्सेसिबिलिटी बाय सर्विस प्रोवाइडर। थोड़ा मॉडिफाई करके हम बता दें, सेक्शन 45 शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेक्शन 44 एंड 43। 44 एंड 45 शुड बी रेड टुगेदर। बात इसीलिए है, सेक्शन 44 नया बिल्डिंग्स के लिए, जो नया कंस्ट्रक्शन करना होगा आपको, तो उसको परमिशन लेने की जो बात है वो सेक्शन 44 ने कहते हैं, और सेक्शन 45 इज अबाउट एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स। ये सिर्फ ये एक्सेसिबिलिटी की बात सिर्फ जो भी नया बिल्डिंग्स बनेगी उसके लिए ही नहीं। ठीक है, लोग कहेंगे कि जो नया एस्टैब्लिशमेंट, नया बिल्डिंग्स, नया कंस्ट्रक्शन होगा तो उसको तो हम एक्सेसिबल बनाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स, इसकी बात क्या होगी? तो इसीलिए एक्ट ने ये साफ सीधा कहा कि भाई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को भी आप एक्सेसिबल जहां तक है वो उसको करना होगा। उसमें खास करके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, वन एग्जाम्पल है उसमें, और जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं वहां से आपको शुरू करना होगा। इसके लिए टाइम दिया गया था 5 साल। 5 साल एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस नोटिफाई होने के बाद 5 साल की टाइम है। अगर 5 साल से ज्यादा टाइम लगेगा उसको सेपरेटली सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना है, स्टेट गवर्नमेंट्स ने। सब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन केस बाय केसेस 5 साल से ज्यादा भी परमिशन दे सकते हैं, लेकिन केस बाय केस। सो जनरल रूल यह है कि 5 साल। एक्ट जो नोटिफाई एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस नोटिफाई होने के बाद विद इन 5 years all buildings have to be made existing buildings. We're talking about existing buildings. Existing buildings पूरा accessible करना होगा. Again, it is a dream. I think accessibility audit हर एक राज्य में हो रहे हैं। कम से कम वो प्रैक्टिस तो है कि कहाँ आपको एग्जिस्टिंग एक्सेसिबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, यही ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो आपको लिफ्ट नहीं फिट कर सकते हैं। अगर उसी तरह बिल्डिंग्स में क्या आप रैंप कर सकते हैं? रैंप नहीं थे, तो ऐसी क्वेश्चंस पर एक्सेसिबिलिटी ऑडिट चल रही हैं। लेकिन ये ऑडिट इतना पूरी बिल्डिंग्स पे या जहाँ तक हो रहा है, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट द ऑडिट इज हैपनिंग। दैट ऑडिट इज वन ऑफ द रीजंस इज इन फैक्ट टू कंप्लाई विद दिस सेक्शन। अगेन, ये सेक्शन मे वाली सेक्शन नहीं है, ये शल वाली सेक्शन है, मतलब मैंडेट है। राइट। सेक्शन 46 इज अबाउट सर्विसेज। अब तक आपको याद दिला दें, वी स्टार्टेड विथ ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबिलिटी के बाद हम मीडिया एक्सेसिबिलिटी के बाद कहीं गए थे, ऑडियो, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट। उसके बाद हम बात कर रहे थे एग्जिस्टिंग यूनिवर्सल डिजाइन प्रोडक्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यूनिवर्सल डिजाइन में होना चाहिए। देन नया बिल्डिंग्स, जो नया कंस्ट्रक्शन होगा उसकी एक्सेसिबिलिटी की बात की गई थी, और उसके बाद एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स है उसके बारे में। तो दिस सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट द एरियाज बीइंग कवर्ड अंडर एक्सेसिबिलिटी, एंड दिस इज अ सीक्वेंस, इट्स अ वेरी गुड सीक्वेंस, एंड दैट्स हाउ वी हैव टू फॉलो इट अप। उसके बाद सेक्शन 46 इज अबाउट एक्सेसिबिलिटी इन सर्विसेज। अब तक एक्सेसिबिलिटी इन गुड्स एंड प्रोडक्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन, नाउ एक्सेसिबिलिटी ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन। एंड before I go to here, let me also remind, now the central government is in the process of notifying ICTS guidelines for accessibility in information and communication technology services. उसमें अपने पास एक comprehensive guidelines नहीं है. Now the central government is ready almost with the draft. We hear from the confidential sources that those guidelines are also going to come out very quickly. And once those guidelines come out, all the app managers and the software producers will have a mandate to comply with those. We hope it will happen. Now, section 46 on services. And the importance of this section is it also talks about time limit.
एग्जैक्टली 5 साल की टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट, अगर टाइम लिमिट नहीं बात किया जाए तो ये तो मतलब इसकी कोई वैलिडिटी रही नहीं। 5 साल इज आई थिंक कोविड के कारण से उसका एक्सटेंशन हो सकती है, लेकिन ऐसी नोटिफिकेशन तो हम कहीं देखा नहीं है। लेकिन अगर एक्सटेंशन भी हो, बट once this process starts, and I think it will be a great measure. And of course, something like road accessibility might take time, but at least all the buildings accessibility is an important one. Section 46 कहती है accessibility in services. So far we have discussed about accessibility in goods, accessibility in transport, accessibility in information. Now accessibility in services. सर्विसेज की क्या बात होती है? ऑफ कोर्स द वैरायटी ऑफ सर्विसेज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आवर फोकस इज ऑन एक्सेसिबिलिटी इन गुड्स और एक्सेसिबिलिटी इन इंफॉर्मेशन। खास करके आज की तारीख में अपन ज़्यादा से फोकस एक्सेसिबिलिटी एंड इंफॉर्मेशन पे कर रहे हैं, लेकिन एक्सेसिबिलिटी इन सर्विसेज में बहुत कम बात चलती है। फॉर एग्जाम्पल, होटल इज ए सर्विस इंडस्ट्री। आप एक होटल में जाते हैं, होटल की एक्सेसिबिलिटी, रेस्टोरेंट में जाएंगे एक पर्सन विद डिसेबिलिटी, कितने लोग एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं? आप एक होटल में खाने के लिए नहीं, अगर एक होटल में रहने के लिए जाएंगे फॉर रेजिडेंट्स, या टूरिस्ट स्पॉट्स, ऑफ कोर्स टूरिस्ट स्पॉट्स में आज मिनिमम एक्सेसिबिलिटी की बात हो रही है, एंड यू हैव अ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, द होल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज अ सर्विस इंडस्ट्री। इसमें तो एक्सेसिबिलिटी की बात बहुत कम होती है, इवन अपने तरफ से ही बहुत कम बात करते हैं उसके बारे में। तो द आइडिया इज एनीवेयर यू स्टेप इन द सर्विस इंडस्ट्री, यू शुड गेट डिसेंट एक्सेसिबिलिटी। इसमें केंद्र सरकार की पूरी बात है अगेन, एंड एक्सेसिबिलिटी इन सर्विसेज इज टेकन सो सीरियसली दैट the mandate was to make all services accessible within 2 years from the date of the notification of the accessibility guidelines in section 40, under section 40. मतलब आपको बिल्डिंग्स, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को एक्सेसिबल करने के लिए 5 साल की टाइम दी गई है, लेकिन एक्सेसिबिलिटी इन सर्विसेज, सर्विसेज में एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए सिर्फ 2 साल की टाइम है। ऑफ कोर्स कारण यही है कि सर्विस, अनलाइक goods, unlike construction where you have a huge financial cost involved, services को modify करने के लिए इतना expense नहीं है, इतनी costly affair नहीं है, बहुत easily हो सकते हैं in most of the cases. And all the more important of course is services are everywhere. Unlike the building and physical accessibility, service industry is part of our life. Of course, one important example I've missed out in service industry is hospitals, health services. आपको अगर आप कोई आजकल एक ऐसा आपके पास इतना पॉपुलर, खास करके कोविड के बाद है, योर ब्लड टेस्ट एट होम, किसी कंपनी से भी देखिए, एक फोन करके आप ब्लड टेस्ट को बुलाएंगे और वो लोग आएंगे, आपकी टेस्ट लेके जाएंगे, रिपोर्ट्स कहाँ करेंगे? डू दे बॉदर विन विच फॉर्मेट यू नीड द रिपोर्ट? That's exactly service industry is very very crucial. तो सर्विस एक्सेसिबिलिटी बहुत सीरियसली ली गई है सेक्शन 46 में देखा जाए। अगर कोई सर्विस इंडस्ट्री 2 साल में मैंडेट फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो केस बाय केस बेसिस वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन डालेंगे। उस एप्लीकेशन को इन कंसल्टेशन विद CCPD केंद्र सरकार ने डिसाइड करेगी कितना टाइम दे सकते हैं। अगेन we have to see how many of these cases come before CCPD, but very interesting है क्योंकि इस पूरी सेक्शन में CCPD की एक भागीदारी आई है इस सेक्शन में, सेक्शन 46 में, एक सर्विसेज सेक्टर की। सो CCPD भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जो एक्सेसिबिलिटी इन सर्विसेज की बात आती है। इसमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आपने कहा कि इस पे बहुत कम बात होती है, वो तो डिसेबिलिटी के हर टॉपिक पे ही बहुत कम बात होती है। लेकिन अच्छी चीज ये हुई है कि इस एक्ट के आने के बाद आप देखेंगे कि कुछ होटल्स ने अब ये मेंशन करना शुरू किया है कि इट इज डिसेबल्ड फ्रेंडली। पहले कभी ऐसा नहीं होता था, तो आज की डेट में कम ही सही, लेकिन ये शुरू होना हुआ है कि लोग स्पेशली
उन्होंने मेंशन करना शुरू किया है कि दिस होटल और दिस रेस्टोरेंट इज डिसेबल्ड फ्रेंडली। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। और ये वाकई सर्विस वाला जो आपने एग्जांपल ली है, ब्लड लेने वाली बात, लेकिन सैड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज ये सारी जो सर्विसेज हैं जो थोड़ी बहुत एक्सेसिबल भी हो रही हैं वो अर्बन एरियाज में हो रही है। रूरल और विलेजेस में वो नहीं हो रहा काम जो हर जगह होना चाहिए। एक्ट टॉक्स अबाउट एवरीवेयर, नॉट पर्टिकुलरली टू अर्बन, राइट, टू रूरल और अर्बन। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि अभी जो रूरल बैकवर्ड विलेजेस एरियाज में रह रही हैं वहां उन तक ये वाली सर्विसेज पहुंची नहीं है, चाहे वो थोड़ी एक्सेसिबल हो चाहे पूरी हो, बिल्कुल भी वहां पहुंची नहीं। एकदम सही बात कहें, लेकिन एक बात भी ऐड करने दीजिए, होटल्स के बारे में बात कहें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो दी जो होटल्स हम डिसेबल्ड फ्रेंडली करके बोर्ड्स रख रहे हैं वो खास करके वेरी मेजर होटल्स हैं, वो बहुत खुशी की बात है। एक छोटी सी मीडियम वाली होटल्स भी कर रहे हैं, लेकिन जब कोई होटल ने, कोई इंडस्ट्री ने हम कहते हैं कि हम डिसेबल फ्रेंडली, ये अनफॉर्चुनेट बात ये भी है कि वो सिर्फ ये किसी एक एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ज्यादातर रैंप के ऊपर रैंप करते हैं और ये लिफ्ट है आपके पास, बोल देंगे कि हम डिसेबल फ्रेंडली, सोचते हैं कि हम डिसेबल फ्रेंडली हो गए। उसी होटल में जाके टेबल पे बैठिए, आपकी मेन्यू एक्सेसिबल है, बहुत सी छोटी चीज है। कितने होटल्स ने आपके पास ब्रेल मेन्यूज हैं या ऑडियो मेन्यू मतलब जो आपको जाके एक 2-3 मैं जापानीज होटल्स में देखा था, आप जाएंगे और मोबाइल फोन ऑन करके सिर्फ ये नहीं तो एक स्मॉल डिवाइस दिया जाएगा आपको, उस डिवाइस को आप कोई पेपर ऐसा करके आप पेपर पे रखिए, उस डिवाइस जो भी मेन्यूज होगा उसमें पूरा पढ़ के दिखाएगी आप। सो ऑडियो डिस्क्राइब्ड मेन्यूज है, वेरी पॉपुलर। हाउ मेनी इंडियन इंडस्ट्रीज होटल्स हैव दैट प्रोविजन? सिर्फ रैंप की बात नहीं कर रहे हैं, अगर कोई जाके यस डिसेबल जाके बैठेंगे, ऑर्डर करना चाहेंगे, पहले से आपको मेन्यू एक्सेसिबल होना चाहिए, वही नहीं है। So I think that is where accessibility should be not in one aspect and it should be in all aspects possible. Absolutely, yes. And okay, yes. Section rural की बात कहे हैं आप, सही है, because sometimes same accessibility can mean different for rural residents and different for urban residents. Therefore, I think rural part is been neglected by and large, but there's a need to reach there. I think, but the good part is the same, because today the same industry is serving both the rural and urban. And if they start doing it in urban, I'm sure they can replicate it, at least take some effort to replicate it even in the rural areas as well. That's a good part with it. चलिए, तो अगले जो 2 सेक्शन बचे हैं इस चैप्टर के वो हैं सेक्शन 47 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सेक्शन 48 सोशल ऑडिट। That's right. Section 47 human resource development लेंगे। Section 47 is very very interesting. Again, मैं थोड़ा सा ये टिपिकल रीडिंग करना चाहता हूँ इसको। इस सेक्शन में सेक्शन की कंटेंट है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो पासिंग रेफरेंस है उसको थोड़ा मेंशन करने दीजिए। सेक्शन 47 शुरू होते हैं saying without prejudice to any powers and functions of Rehabilitation Council of India 1992। मतलब ये था जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 आने के बाद ऐसा लगा था, उस समय पे जो सरकार था वो लोगों को ऐसा लगा था कि भाई डिसेबिलिटी एक ऐसी स्पेशलाइजेशन है, उसके लिए प्रोफेशनल की जरूरत है, स्पेशल एजुकेटर्स को ट्रेनिंग करना है। कौन ट्रेनिंग करेंगे? स्पेशल एजुकेटर्स तो हम चाहिए, लेकिन जो एग्जिस्टिंग बीएड टीटीसी उस समय पे जो भी कोर्सेज था, उस कोर्सेज में ट्रेनिंग करने वाले लोग स्पेशल एजुकेटर्स तो नहीं बन सकता। वो लोगों के लिए एक सेपरेट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की जरूरत थी, और इसीलिए रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1992 एस्टैब्लिश एक्ट आई थी, और उसके बाद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी था स्पेशल एजुकेटर्स को तैयार करने के लिए, ऑफकोर्स रिहैबिलिटेशनल प्रोफेशनल्स को तैयार करने के लिए, और जो भी खास करके जो
फिजियोथेरेपिस्ट हैं और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, और सब लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए। जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 बन रही थी, इस खास करके इस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर बहुत बड़ी लंबी वाली चर्चा हुई थी। इस रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास रहना है? एक ग्रुप था, वो कहें कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑटोमेटिकली रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जाना है, क्योंकि मैंडेटरीली स्टैट्यूटरीली अगर देखेंगे जो भी डिसेबिलिटी रिलेटेड कैपेसिटी डेवलपमेंट है वो पूरा स्टैट्यूटरीली इन्वेस्टेड विथ आरसीआई, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसीलिए उसी जो भी आप ट्रेनिंग एंड मैन पावर प्रपोज कर रहे हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आरसीआई के पास ही रहेगी। सो दूसरी ग्रुप का ये मानना था कि भाई आरसीआई इज नॉट कॉम्पिटेंट, आरसीआई तो इस सब 20 साल से स्पेशल एजुकेटर्स को बना रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन हम जो मैंडेट देने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन ऑल सेक्टर्स, उसके लिए तो सेपरेट मैन पावर की जरूरी है, वो आरसीआई के पास नहीं है। तो दूसरी वाली जो डिबेट थी वो स्टैट्यूटरीली वाइबल नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक एक्ट है, उसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विद रिलेटेड टू डिसेबिलिटी उनके पास है। तो उसको एक तरह से देखेंगे तो अमेंडमेंट करते हुए कहना पड़ा एक्ट को कि भाई विदाउट एनी प्रिजुडिस टू पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ आरसीआई जो भी कर रहे हैं करने दीजिए, लेकिन उसके अलावा रिहैबिलिटी पावर, मैन पावर कैपेसिटी की जरूरत है, वो हम इस सेक्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं। उस बात कहते हुए आप सेक्शन 47 यहाँ पे शुरू होती है। तो देयरफॉर इस मैन पावर कैपेसिटी डेवलपमेंट जो भी इस सेक्शन में प्रपोज की गई है वो आरसीआई से हटकर की गई है। दिस इज वन इंपॉर्टेंट लीगल कैवियट। नाउ ये रिसोर्स मैन पावर रिसोर्स डेवलपमेंट किस किस एरिया में होना है, एक बड़ी लंबी लिस्ट है। आप ये लिस्ट शुरू होगी, पहले आपको जो भी ऑलमोस्ट ऑल पैरामेडिकल डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ आपके पास है, सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, जो भी ड्यूटी पे ज्वाइन होते समय पे आपको एक इंडक्शन कोर्स होती है, वो इंडक्टिंग कोर्स में ही डिसेबिलिटी के बारे में बताने की बात इसमें कहा गई है। और यूनिवर्सिटीज में सेपरेट सेंटर्स पर रिसर्च शुरू करने की बात की गई है। और पंचायती राज मेंबर्स जो भी ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाले हैं सबको डिसेबिलिटी राइट्स पे कोर्सेज शुरू करने की बात की गई है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग करने की बात की गई है। और इंडिपेंडेंट लिविंग एंड कम्युनिटी रिलेशंस पर डिसेबल्ड लोगों को ट्रेनिंग देने की बात की गई है। सो आप शुरू होते हैं एक डिसेबिलिटी राइट्स के ऊपर जो पंचायत से लेके इवन डिसेबिलिटी लोगों को भी कम्युनिटी की रिलेशंस पर ट्रेनिंग देने की बात कही है। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन एंड हु विल डू इट, दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन। लास्ट में कहा गया था इस सेक्शन की, इस मैंडेट सेक्शन में जो भी ट्रेनिंग प्रोविजन किए जाना चाहिए उसको करने के लिए हर एक 5 साल में एक रिव्यू होना चाहिए, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा। और इस ट्रेनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी करने के लिए लोगों को रिक्रूट करना होगा या इंडक्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि हम ये कह दिया कि और उसको हवा में छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सेक्शन की जो ट्रेनिंग मैन पावर डेवलपमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आपको सेपरेट रिक्रूटमेंट करना होगा प्रोफेशनल्स को। इस प्रोफेशनल की रिक्रूटमेंट रिव्यू होना चाहिए हर एक 5 साल में। सो देयरफॉर दिस सेक्शन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इट हैजंट टेकन ऑफ एज मच एज इट शुड हैव आइडियली नाउ। एक अच्छी बात ये हो रही है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर मेकिंग श्योर दैट देयर एम्प्लॉइज हैव द अवेयरनेस, वो हो रही है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर जो ट्रेनिंग और अवेयरनेस कैंपेन की बात कर रहे हैं वो उतना नहीं हो रहा। पंचायती वर्कर्स, पंचायती लेवल पर ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जितनी पंचायत में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है। पंचायती लेवल पर जो जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, बट दैट इज अ मैंडेट, इट हैज टू हैपन
once every 5 years. और जहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, स्टेट के आता है तो स्टेट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट दोनों करेगा. और इंटरेस्टिंगली कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड मैन पावर, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मैन पावर डेवलपमेंट इज आल्सो देयर, इज आल्सो फॉर द प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स. गवर्नमेंट में जो होगा Right. ये भी होगा, लेकिन प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स भी इस रिस्पांसिबिलिटी को लेना होगा. राइट. लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, सोशल ऑडिट. जिस तरह सेक्शन 48 वर्डिंग की गई है, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. दो बातें हैं इसमें. पहली बात, सोशल ऑडिटिंग होना चाहिए ऑन ऑल जनरल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स. जो भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के ऊपर जो भी प्रोग्राम्स है वो लोगों की बेनिफिट के, वो सब प्रोग्राम्स को आप ऑडिटिंग करना होगा. सोशल ऑडिट बाय द वे इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट इन इंडिया एटलीस्ट. वो शुरू हुई MNREG से प्रोग्राम, और उससे पहले जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स आई थी, खास करके MNREGA और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो था, उससे शुरू हुई थी. क्योंकि भाई आप इतना प्रोग्राम्स करेंगे, पैसा खर्च करेंगे, लेकिन क्या गारंटी है आपकी पैसा जो बेनिफिशियरीज के पास सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं. तो सोशल ऑडिटिंग खास करके सिविल सोसाइटी करेगी, सरकार नहीं करेगी. सिविल सोसाइटी करेगी, फंडिंग सरकार करेगी, और सिविल सोसाइटी कंसर्न ऑफिसर से बात करेगी, बेनिफिशियरी से बात करेगी, और रिपोर्ट सबमिट करेंगे, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट. वो सोशल ऑडिटिंग की बात है. इसी तरह जो भी जनरल स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के ऊपर, उसके ऊपर भी एक ऑडिट होना चाहिए. बात यह ऑफ कोर्स है कि कितने साल में ये ऑडिट होना चाहिए, ये बात नहीं कही गई है, लेकिन ऑडिटिंग की जरूरत तो है. दूसरी बात है, आप ऑडिटिंग करते समय पे सिर्फ ऑडिटिंग कितना सक्सेस है, सिर्फ वही बात नहीं है. दैट इज वेयर मैंने कह रहा था कि भाई इंटरेस्टिंगली टर्मिनोलॉजी यूज की है इसमें. उसका ये बात कही गया था कि भाई आप जो PWD के बेनिफिट के लिए जो भी प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आपको ये भी मैंडेट होगा, देखना होगा कि उसका एडवर्स इफेक्ट ना हो. जितना बेनिफिट है वो ठीक है, लेकिन क्या एडवर्स इम्पैक्ट है. एक हर एक बहुत सारे टाइम पर, मेनी टाइम्स इट हैपन्स कि आप एक बेनिफिट प्रोग्राम लाते हैं, एक बार बेनिफिट से ज्यादा उसका एडवर्स इफेक्ट होता है. जब हम चर्चा कर रहे थे एक हफ्ते से पहले इंश्योरेंस स्कीम्स के बारे में, हम कह रहे थे उस समय पे जो भी एम्प्लॉयज के लिए सेपरेट इंश्योरेंस लाने की बात की गई थी, उसमें उससे बेनिफिट से ज्यादा एडवर्स इफेक्ट है. तो ऐसी एरियाज होने की चांसेस है. इसीलिए एक्ट ने कह रहा था भाई आप जनरल स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स ऑडिट करेंगे, और ऑडिट करते समय ये बात जरूर देखना होगा कि उसका एडवर्स इम्पैक्ट क्या है. आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि सिर्फ यूजुअल ऑडिट में सक्सेस फेलियर्स कहना बहुत इजी है, लेकिन एडवर्स इम्पैक्ट के तरफ कोई जाता नहीं. तो Is it also for the organizations who are working for the persons with disabilities? Of course, because इसमें ये नहीं कहा गया है कि सिर्फ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स. गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसको भी आपको सोशल ऑडिट करना होगा. लेकिन दे शुड कम अंडर सम प्रोग्राम और स्कीम. टेक्निकली लोग इंसिस्ट करेंगे, जगह आप जो भी आप सोशल ऑडिट में इंक्लूड करना चाहेंगे, जो एक तो एम्फेसिस होगा कि भाई ये जनरल प्रोग्राम या स्कीम है. तो आई थिंक एनी प्रोग्राम, इट्स नॉट स्पेसिफिक, इट्स अगेन वेरी ब्रॉड. तो उसको आप एक सोशल ऑडिट की बात होती है कि सोशल ऑडिट में बेनिफिशियरी इज द मेन टारगेट. पैसे कितने आ रहे हैं, किस तरह खर्च कर रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन द एक्चुअल बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी पर क्या फर्क पड़ रहा है और उसकी इम्पैक्ट क्या है. तो गुड इम्पैक्ट हो सकता है कि बैड इम्पैक्ट भी हो सकता है. उस इम्पैक्ट को आप सोशल ऑडिट बाहर लाना होगा. अच्छा, दैट्स द मेन इंटेंशन ऑफ दिस सेक्शन. Is it mandatory? Yes, it is mandatory. Again, the word used is not may, it is shall. तो इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये रहेगा कि सोशल ऑडिट करेगा कौन. आपने तो बता दिया कि इंडिपेंडेंट एजेंसीज करेंगी, लेकिन इसके लिए अप्रोच कौन करेगा कि भाई आइए मेरी ऑर्गेनाइजेशन का आप सोशल ऑडिट करिए. सब तो सोशल ऑडिट से भागते हैं. That's a very interesting question. I think that makes me highlight what I am missing. One is
ये ऑडिटिंग करेगी, अंडरटेक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल अंडरटेक दी, मतलब प्राइवेट लोग करेंगे लेकिन इसकी अंडरटेकिंग जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करना होगा। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने करेगी। और दूसरी बात ये भी कहेगी कि इन्वॉल्विंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब सोशल ऑडिटिंग करने वाले लोग हैं वो पीडब्ल्यूडी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जब भी लोगों को बुलाया उससे ऑडिटिंग करेंगे, नहीं, ऑडिटिंग करने वाले होंगे पीडब्ल्यूडी। अब लेकिन अंडरटेकिंग जो उसकी पूरी तैयारी करना होगा वो केंद्र या राज्य सरकार करेगी, लेकिन ऑडिटिंग में इन्वॉल्वमेंट होगा वो पीडब्ल्यूडी। राइट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत अच्छे से आपने अगेन हमेशा की तरह समझाया। थैंक यू सो मच फॉर योर insightful views and most importantly the time you are devoting for this series. We are really grateful. Thank you so much Annavaram sir. Thank you so much, it is always a great pleasure. तो आज दोस्तों बात की हमने चैप्टर 7 और चैप्टर 8 के बारे में, और अगले सप्ताह ऑफकोर्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो डाना फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। मास्क पहनने का सही तरीका अपनाएं। FFP2 या N95 स्टैंडर्ड वाला मास्क ही इस्तेमाल करें। वही मास्क पहने जो आपकी नाक और चेहरे को ढक सके। यह संदेश सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन की ओर से जारी। हाथ धोने के लिए पानी और हैंड वॉश का इस्तेमाल करें। हाथ धोने के लिए सिर्फ पानी ही काफी नहीं है। यह संदेश सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन की ओर से जारी। 3 अच्छी आदतें अपनाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। ये आदतें हैं SMS, यानी S फॉर सैनिटाइज, M फॉर मास्क और S फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। यह संदेश सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन की ओर से जारी।